हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें कोशे थ्योरम को पढ़ना है। कोशे थ्योरम को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात अगर और कर ली जाए कि जब भी आपको कोई इंटीग्रल दिया जाएगा f ऑफ z dz ओवर अ कर्व गामा, किसी भी कर्व के अलोंग इंटीग्रल दिया जाएगा गामा कर्व के अलोंग, ये एक स्पेशल कर्व होगी। गामा वाली एक स्पेशल कर्व होती है जिसका नाम होता है कंटूर। कंटूर नाम से इसको बोला जाता है। कंटूर पेपर में अगर कोई क्वेश्चन दिखेगा वहाँ पर ये कंटूर कंटूर वर्ड लिखा हो सकता है। अब कंटूर का मतलब इस कर्व को ही बोला जाता है और ये कंटूर एक स्पेशल टाइप का होता है। और ये कंटूर है क्या? ये एक स्पेशल कर्व है जो कि पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है। कि जो गामा वाली कर्व है उसका नाम कंटूर है और गामा वाली एक स्पेशल कर्व है जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगी, यानी कि पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी। अगर इसको पढ़ें क्लोज्ड कर्व का मीनिंग क्या होगा कि जो कर्व है वो आपकी एक बंद कर्व होगी, कि जहाँ से वो शुरू होगी वहीं पे आके कर्व का फाइनल पॉइंट मिलेगा। यानी कि इनिशियली और फाइनली पॉइंट क्या होगा कर्व का? सेम होगा। क्लोज्ड कर्व यानी कि एक बंद कर्व। जब भी कोई स्टडी की जाएगी एक क्लोज्ड कर्व के लिए की जाएगी। दूसरी बात, कर्व जो है वो सिंपल भी होगी। सिंपल कर्व का मीनिंग क्या है? सिंपल कर्व का सिंपली मीनिंग क्या है? कि ऐसी कर्व जो दिखने में आसान हो, यानी कि जिसमें कोई भी बेकार ना हो। कहीं हिंदी में अगर कहें बेकार यानी कि कोई उसमें कमी ना हो, दिखने में सुंदर लगे, उसको सिंपल कर्व बोला जाता है। यानी कि ऐसी कर्व जो खुद को कट ना करे। जैसे ये कर्व देखो, ये कर्व एक सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि इसने एक लूप बना लिया, इसने खुद को कट कर लिया। तो दैट मीन जब कर्व की स्टडी की जाएगी वो एक सिंपल कर्व की जाएगी। जैसे सर्कल को देखें, सर्कल जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आके एंड हो गया, कहीं पे इसने खुद को तो कट नहीं किया ना। सो दैट मीन सर्कल वाली कर्व एक सिंपल कर्व है हमारी। तो दैट मीन बात जब की जाएगी कर्व सिंपल होगी और क्लोज्ड होगी। इसके पीछे आए स्मूथ होगी। स्मूथ का मतलब क्या होता है? कर्व के स्मूथ होने का मतलब क्या है? हाँ जी, रियल में पढ़ते हैं स्मूथ कर्व। कि स्मूथ कर्व का मतलब
कर्व डिफरेंशिएबल होगी, यानी कि उसके अंदर कोई शार्प एज नहीं होगी कि ऐसी कर्व जैसे ट्रायंगल ली जाए, ट्रायंगल के ऊपर एज बनती हैं यहाँ पे, शार्प एज बनती है, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा जो इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो कर्व होगी वो एक स्पेशल कर्व होगी, स्मूथ होगी, यानी कि ऐसी एजेस नहीं बनेंगी, और सिंपल होगी, खुद को कट नहीं करेगी, क्लोज्ड होगी यानी कि बंद होगी। और जो आखिरी वर्ड आ रहा है वो है पीस वाइज। पीस वाइज का मीनिंग क्या है कि अगर कर्व ऐसी प्रॉपर्टी ना भी होल्ड करे तब भी उसको एज अ पीस वाइज ट्रीट कर लिया जाएगा। पीस वाइज ट्रीट करने का मतलब कि उसकी स्टडी फिर टुकड़ों के ऊपर कर ली जाएगी, कि जैसे ये कर्व है, ये कर्व देखा जाए सिंपल नहीं है, तो दैट मीन अगर ओनली पीस वाइज वर्ड ना भी होता फिर इस कर्व की स्टडी नहीं की जा सकती थी। बट इस पीस वाइज वर्ड ने क्या कह दिया कि आप क्या करो, अगर कर्व की स्टडी करना चाहते हो इसके लिए सेपरेटली सॉल्व कर लो। और इसके लिए सेपरेटली सॉल्व कर लो इंटीग्रल को, यानी कि आप कर्व को टुकड़ों में तोड़कर भी स्टडी कर सकते हो। कि जैसे अगर ये दे दिया जाए कि ये सर्कल है और सर्कल के ऊपर दोबारा से सर्कल घूमेगा, सर्कल के ऊपर दोबारा सर्कल घूमेगा, दैट मीन जो गामा वाली कर्व है वो 0 से 4 पाई से लेकर कॉम्प्लेक्स तक डिफाइंड है। गामा टी इज इक्वल टू कोस टी प्लस आयोटा साइन टी। अगर इस कर्व को देखें जो ये डिफाइन है, ये 2 बार सर्कल की रोटेशन है। सेम सर्कल के ऊपर देखा जाए ये सिंपल नहीं है, बट इसकी स्टडी की जा सकती है। कैसे? पीस वाइज, यानी कि एक कर्व के लिए सॉल्व करके हम दूसरे के लिए सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी बताओ, क्लियर है सभी को इतना? तो अब इंटीग्रल कैसे सॉल्व करने हैं उसके लिए जो रिज़ल्ट हैं वो लिखते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला रिज़ल्ट है हमारा दैट इज़ कॉशी थ्योरम। कॉशी थ्योरम है क्या, स्टेटमेंट लिख रही हूँ पहले वो देखो। इफ़ f of z is analytic in region R, क्या कह रहा है कि फंक्शन किसी भी
कि फंक्शन किसी भी रीजन R के अंदर एनालिटिक है। एनालिटिक होने का मतलब इस रीजन के अंदर हर जगह पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। एंड C is any closed curve in R, कि जो ये रीजन है R, इसके अंदर कोई क्लोज्ड कर्व, कि ये जो रीजन है आपका R, इसके अंदर कोई क्लोज्ड कर्व उठाई गई C, कोई भी कर्व है जो इस के अंदर, इस रीजन के अंदर है, बट चाहिए क्या, वो कर्व क्लोज्ड होनी चाहिए। देन इंटीग्रल f of z dz over a closed curve C is 0, कि सिंपल ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि फंक्शन एनालिटिक हुआ तो उस एनालिटिक फंक्शन का किसी भी क्लोज्ड कर्व के ऊपर अगर इंटीग्रल निकालोगे वो क्या आएगा, 0 आएगा। सो दैट मीन इसने हमें क्या कह दिया कि ऐसे इंटीग्रल देखो जिनका इंटीग्रल निकालने जा रहे हो, अगर वो फंक्शन एनालिटिक हुआ तो उस कर्व के लिए इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दैट मीन डायरेक्ट रिज़ल्ट है ना, कि अगर हमें प्रीवियस काम सारा ध्यान में है कि एनालिटिक कब होता है, वो सारा काम ध्यान में है, तो ये इंटीग्रल का आंसर डायरेक्ट बता देंगे। कि जैसे हमने क्वेश्चन किया था ये वाला इंटीग्रल का, इंटीग्रल Ez dz ओवर अ कर्व डिस्क mod z इक्वल टू 3, ये सॉल्व किया था। अगर इस इंटीग्रल को देखें, जो फंक्शन है आपका f ऑफ z वो कितना है, Ez। जो फंक्शन Ez है वो एक एनालिटिक फंक्शन है इस कर्व के अंदर। अब बात आएगी कर्व के अंदर, इस कर्व के अंदर यानी कि इंटीरियर पोर्शन पे, इंटीरियर पोर्शन क्या होगा इसका, यही होगा ना। देखो इंटीरियर पोर्शन क्या होगा, यही होगा ना। ध्यान से देखो, जो फंक्शन है Ez, क्या वो इस कर्व के अंदर एनालिटिक है? Ez तो पूरे C पे ही एनालिटिक है। पूरे C पे ही है तो, और कर्व भी क्लोज्ड है आपकी। अगर कर्व क्लोज्ड है तो इस इंटीग्रल Ez dz इंटीग्रल का आंसर क्लोज्ड कर्व के ऊपर क्या आता है, 0, जो कि हमें कॉची थ्योरम कह रही है। और हमने फाइनली इसको सॉल्व भी किया था, सॉल्व करके भी देखा था, आंसर क्या आया था, 0 आ रहा था ना। सो दैट मीन ऐसे इंटीग्रल
को अब हमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रही कि फंक्शन एनालिटिक हुआ तो उसका इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व के ऊपर 0 आएगा। और अगर आप देखो ये जो कर्व है ये एक सर्कल होगा ना, जिसका रेडियस कितना है 3, सेंटर होगा ओरिजिन। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? जैसे इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो कि अगर क्वेश्चन ये बना दे आपको Z5 प्लस Z³ प्लस 1 इंटू साइन Z इंटू dz ओवर अ कर्व mod Z इज इक्वल टू 3। अब इसको अगर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। बाय पार्ट से इंटीग्रेशन करोगे, बाद में जाके सॉल्व होगा। बट इसको देखो इस रिज़ल्ट से, फंक्शन क्या एनालिटिक है? हाँ जी बताओ, क्या आपका ये फंक्शन एनालिटिक है? अब देखोगे ये भी एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है। प्रोडक्ट ऑफ टू एनालिटिक इज एनालिटिक। अगर ये एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है, तो प्रोडक्ट भी एनालिटिक। और अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इस कर्व mod z इक्वल टू 3 के ऊपर कर्व क्लोज्ड है, तो इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। काम आसान हो गया ना हमारा काफ़ी। जैसे सिंपली मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ, साइन Z ओवर Z माइनस 3 इंटू dz ओवर अ कर्व mod Z इक्वल टू 2। अब इस फंक्शन को देखें, इसका इंटीग्रल सॉल्व करना इस कर्व के अलोंग, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है जो अभी तक हमने सीखा है कि अगर फंक्शन एनालिटिक हुआ उस कर्व के ऊपर, देन इंटीग्रल 0 आएगा। तो अब ध्यान से देखो, जो आपका फंक्शन है f ऑफ z वो क्या है? f ऑफ z इक्वल टू साइन Z ओवर Z माइनस 3। ये है फंक्शन, ये फंक्शन है ना हमारे पास। क्या ये फंक्शन इस कर्व के ऊपर, क्या ये फंक्शन इस कर्व के अंदर एनालिटिक है? mod z इक्वल टू 2। क्या ये फंक्शन इस कर्व के अंदर एनालिटिक है? बिल्कुल एनालिटिक है, क्योंकि इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ पे है? इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ पे है? सिर्फ थ्री वाला पॉइंट। इस फंक्शन को कहाँ पे प्रॉब्लम है? सिर्फ 3 के ऊपर। और वो 3 वाला पॉइंट हमारे रीजन के अंदर है, रीजन के अंदर है। रीजन के अंदर है क्या? वो तो बाहर है, क्योंकि ये जो डिस्क है वो 2
रेडियस की है, 3 यहाँ बैठा है कहीं। सो दैट मीन ये टोटल फंक्शन जो है इस रीजन के अंदर एनालिटिक है सारी जगह पे। अगर एनालिटिक है तो इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ आया सभी को कि ये जो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन इस कर्व के अंदर एनालिटिक है, तो उस केस में इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिंपली आपको जो भी एफ ऑफ जेड दिया हुआ है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है जिसका आपको इंटीग्रल निकालने जा रहे हो, आप सिर्फ ये चेक कर लो कि वो फंक्शन जिस कर्व के ऊपर बात की जा रही है क्या उसके अंदर एनालिटिक है। यानी कि जिस फंक्शन को जिस पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है, कहीं वो पॉइंट कर्व के अंदर तो नहीं है, कर्व के अंदर तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये 3 पॉइंट अंदर आ जाता फिर फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता ना कर्व के अंदर। फिर उसके लिए कोई और बात करेंगे, बट फ़िलहाल जो बात है वो ये है कि जो ये पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, वो पॉइंट हमारे रीजन से बाहर रहे, तब हम इंटीग्रल का आंसर क्या बताने वाले हैं, 0 बताने वाले हैं। हाँ जी बताओ, इतना क्लियर है सभी को? देखो और करते हैं एग्जाम्पल, फिर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। कि जैसे सिंपली आपको दे दिया जाए कि आपने इंटीग्रल सॉल्व करना है tan z dz ओवर अ कर्व mod z इक्वल टू 1, क्या आएगा? अब ये देखना है पहले, क्या tan z इस रीजन के अंदर एनालिटिक है tan z फंक्शन को? tan z फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। और अगर उन पॉइंट्स को देखें, क्या उनमें से कोई पॉइंट इस रीजन के अंदर आएगा? π/2 जो है वो π/2 जो है वो 1.54 समथिंग है ना, और -π/2 देखें वो भी -1.54 समथिंग होगा। सो दैट मीन वो सारे पॉइंट उस रीजन से बाहर होंगे, सारे के सारे। तो ये फंक्शन इस रीजन के अंदर एनालिटिक है। कर्व क्लोज्ड है, तो इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल है Ez ओवर z+3 ओवर अ कर्व mod z माइनस आयोटा इक्वल टू 2 dz। ये है। अब ये देखना है क्या ये फंक्शन इस रीजन के अंदर एनालिटिक है। हाँ जी बताओ, क्या ये फंक्शन इस रीजन के अंदर एनालिटिक होगा? बिल्कुल एनालिटिक होगा। देखो फंक्शन को, आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो क्या है, ई जेड ओवर z+3।
इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ पे है, -3 पे। अब ये देखो क्या -3 रीजन के अंदर है या बाहर, जो सर्कल दिया हुआ है उसके बाहर होगा या अंदर होगा ये पॉइंट -3। यहाँ पे जो सर्कल दिया है उसका सेंटर है आयोटा, रेडियस है 2। ये जो सर्कल आपको दिया है उसका सेंटर है आयोटा, रेडियस है 2। देखो अगर सर्कल को ड्रॉ करेंगे, आयोटा यहाँ पे है, रेडियस उसका 2 है, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा ये सर्कल। ऐसा बनेगा ना कुछ ये सर्कल। अब ये पॉसिबिलिटी मतलब अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, जो ये -3 पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है। हो सकता है वो -3 पॉइंट अंदर आ गया हो, या हो सकता है वो -3 पॉइंट बाहर चला गया हो। ये पॉसिबिलिटी होगी ना अभी। अगर तो पॉइंट बाहर हुआ ये -3, तो तब तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। अगर ये -3 अंदर हुआ फिर कैसे करेंगे? तो पहले ये डिसाइड करो -3 पॉइंट अंदर है या बाहर। वो कैसे देखो, इस बात को कैसे देखा जाए। जैसे यहाँ पर तो एग्जैक्टली फिगर तो नहीं बना सकते ना कि एग्जैक्टली क्या फिगर होगी, कि हम उसके लिए क्या करेंगे, अपना बेसिक काम यूज़ करेंगे। वो कैसे कि अगर देखो कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, कोई भी सर्कल है, उसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, कुछ रेडियस होगी, से वो रेडियस हमने मान ली r। अगर कोई भी पॉइंट लो, अगर वो रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर हुआ, यानी कि सर्कल के अंदर हुआ, तो अगर उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाला जाए तो वो रेडियस से छोटा आएगा। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हुआ, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हुआ तो वो आपने इस सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट लिया, इस रीजन के अंदर, यानी कि सर्कल के अंदर हुआ, तो अगर उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाला जाए तो वो रेडियस से छोटा आएगा। अगर पॉइंट सर्कल से अगर पॉइंट सर्कल से बाहर हुआ तो उसका सेंटर से डिस्टेंस निकाले, वो रेडियस से बड़ा हो जाएगा। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे अप्लाई करना है कि जैसे हमारी कर्व है
मोड z माइनस आयोटा इक्वल टू 2। ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 2। हमने ये देखना है कि -3 कर्व के अंदर है या बाहर। तो क्या करें, -3 का डिस्टेंस निकालो आयोटा से। उसके लिए क्या करोगे, इस -3 को उठाकर इस कर्व के अंदर पुट कर दो। यहाँ पे पुट करो तो जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा। आपका डिस्टेंस कितना आएगा, -3 माइनस आयोटा। और जब आप इस मोड को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √10 आ जाएगा। सो दैट मीन -3 का सेंटर पॉइंट आयोटा से डिस्टेंस निकाला, कितना आया, √10 आया। अब ये देखो क्या √10 रेडियस से बड़ा है या छोटा है। √10 रेडियस से बड़ा होगा, 2 से बड़ा है ना √10। तो दैट मीन ये -3 वाला पॉइंट इस कर्व से बाहर होगा, यानी कि यहाँ कहीं होगा। -3 पॉइंट इस कर्व से बाहर होगा कहीं। तो अगर पॉइंट कर्व से बाहर है तो इंटीग्रल का आंसर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि फंक्शन इस केस में एनालिटिक बन जाएगा। अगर एनालिटिक है इस रीज़न में तो इंटीग्रल का आंसर क्या आना है, 0 ही आएगा। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दूँ, इंटीग्रल sin z प्लस cos z प्लस e⁻z ओवर z माइनस आयोटा z माइनस 2 आयोटा इंटू dz ओवर द कर्व z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा का मोड इज इक्वल टू 1। अब आप मुझे इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।